साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में हार तो 30 रन की थी, लेकिन इतनी शर्मनाक थी कि इसका जितना विश्लेषण किया जाए, जितना एनालिसिस किया जाए, कोच, पूरी सिलेक्शन कमिटी सब कटघरे में आ जाएंगे। और अब एक नई चीज पता चली है, एक बैटिंग ऑलराउंडर, फिर से सुनिएगा, एक बैटिंग ऑलराउंडर अफ्रीका के गेंदबाजों का कंसल्टिंग कोच बना हुआ है और उसकी कोचिंग बीसीसीआई के करोड़ों कमाने वाले बॉलिंग कोच पर भारी है, जिसे जिद कर गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के साथ जोड़ा था। इत्तेफाक देखिए, वो दोनों भाई हैं, यानी भारत का जो बॉलिंग कोच है और साउथ अफ्रीका की टीम का जो कंसल्टिंग बॉलिंग कोच है, दोनों भाई हैं। बात हो रही है मॉर्ने मॉर्कल की और एलबी मॉर्कल की। इन दोनों भाइयों से जुड़ी मिस्ट्री भी डिकोड करूंगा और यह भी बताऊंगा कि आखिर कौन से वो फैसले हैं जो अगर अब ईडन गार्डन की तरह दोहराए गए, अंजाम क्लीन स्वीप का होगा अपनी ही जमीन पर। मेरे साथ अनुभव जुड़ गए हैं। अनुभव, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप मुझे यह बताइए, कहां फर्क रह गया मॉर्ने मॉर्कल और एलबी मॉर्कल में, जो हमें साफ साफ दिखा ईडन गार्डन में, और यह भी बताइएगा कैसे लड़कर गौतम गंभीर ने मॉर्ने मॉर्कल को टीम इंडिया के साथ जोड़ा था और कौन कौन से बॉलिंग कोच के दावेदार थे जो सिर्फ यह सोचकर पीछे हट गए कि गौतम गंभीर के साथ काम करने में अभी दिक्कत है। देखिए सर, सबसे पहले तो इसी से शुरुआत करते हैं कि कैसे कोच गौतम गंभीर ने लड़ाई कर मॉर्ने मॉर्कल हो, चाहे रेंट एंड डेस्कार्टे हो, इनको कोचिंग मैनेजमेंट या टीम मैनेजमेंट का हिस्सा बनाया। क्योंकि हमने पिछले काफी सालों से, चाहे वो रवि शास्त्री रहे हो, डंकन फ्लेचर के बाद जब से भी हमने देखा है, टीम मैनेजमेंट हो चाहे टीम इंडिया का कोच हो, बीसीसीआई का मानना बड़ा साफ था कि मतलब आपने जो 2006-7 वो जो सारा मामला हुआ था, सचिन और कोच उस वक्त जो थे, उसके बाद आपने एक पैटर्न बनाया था कि अब आप शायद वो रिस्क नहीं लेंगे। हाँ ठीक है, आपने गैरी कर्स्टन का रिस्क लिया, आपने डंकन फ्लेचर का रिस्क लिया, वो सही साबित हुआ। लेकिन उसके बाद हमने एक टेम्पलेट देखा कि आपने कोचिंग मैनेजमेंट हो चाहे टीम मैनेजमेंट के जो भी इर्द गिर्द लोग रहते हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं कप्तान के साथ, उसमें आपने फॉरेन प्लेयर्स की इंक्लूड जो उनकी आपने उनको इंक्लूड करने की बात की थी, उसको कम कर दी थी। वहां पर आप भरत अरुण को देखते हैं, आप वहां रवि शास्त्री को देखते हैं, आप वहां टी दिलीप को देखते हैं, आप रघु को देखते हैं एज थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट। मतलब आपको वहां पर जो फॉरेन मैनेजमेंट है, फॉरेन स्टाफ है, बहुत कम दिखता है। लेकिन कोच गौतम गंभीर जब कोच बनते हैं, इन्होंने जो कोचिंग बनने या कोच बनने की जो प्रक्रिया थी, उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स और खबरें निकल कर आई थी। देखिए, हमारे पास वो पॉइंटर्स तो नहीं है कि जो बीसीसीआई की मीटिंग में डिस्कस किए गए, लेकिन कोच गौतम गंभीर की बड़ी सारी जो शर्तें थी उसको मद्देनजर रखते हुए बीसीसीआई ने उनको कोच बनाया और कोच गौतम गंभीर की वो सारी जो शर्तें थी वो मानी गई। अभिषेक नायर के साथ इनका टेन्योर था KKR में, उनको लेकर आया। रेंट एंड डेस्कार्टे इनके कैप्टनसी में खेले थे, इनके साथ अच्छा बॉन्ड था, वो भी आए। मॉर्ने मॉर्कल के साथ वही सेम चीज थी। तो आपने उन प्लेयर्स को भरा, उन प्लेयर्स को अपने साथ उस ग्रुप का, उस कोर ग्रुप का हिस्सा बनाया जो आपके साथ पहले से सेटल्ड थे। अगर यहां पर अब कोई और होता तो कोच गौतम गंभीर और जो बाकी टसल चलती है या जो इनकी सोच है या जो बाकी प्लेयर्स की सोच है, वो मैच नहीं करती। मतलब जब आप ब्रॉडकास्टिंग में थे, आपने रवि शास्त्री को सीधे सीधे बोल दिया था ना कि रवि शास्त्री ने एज कोच क्या जीता है। तो आप अगर दूसरे कोच पर सवाल उठा रहे हैं तो सवाल फिर आप पर भी उठेंगे, और जब ये सवाल उठते हैं तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर तमाम चीजों का जवाब देते हैं और उसको भी सही ठहराने की कोशिश करते हैं। तो अब जो ये मैनेजमेंट है, ये शायद भारतीय परिस्थितियों को उतनी बेहतर तरीके से ना समझे। मतलब मॉर्ने मॉर्कल आई एम श्योर कि बहुत अच्छे गेंदबाज है, लेकिन साउथ अफ्रीकी कंडीशंस, ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस जो होती हैं, भारत में जब आते हैं तो वो कंडीशंस बिल्कुल इतर हो जाती हैं। आप यहां पर एज स्पिनर ज्यादा सोचते हैं, सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। अब जैसे भारत को श्रीलंका का दौरा करना है, श्रीलंकाई टीम को पता है कि भारतीय बल्लेबाजी स्पिन के सामने खामोश रहती है, वो परेशान होते हैं। अब अगर श्रीलंका का जो एक टेस्ट मैच वो गाल में रख दे तो क्या यही बल्लेबाजी वहां पर टिक पाएगी? तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो समझने की पिच की कोशिश है, वहां पर शायद ये टीम मैनेजमेंट थोड़ी सी मुझे लगता है कि पीछे रह जाती है। और सबसे खास बात, अगर आप पिच की जब बात करते हैं तो आप हमेशा पिच का मुआयना करते कोच गौतम गंभीर और शुभमन गिल को ही देखते हैं, न कि बॉलिंग कोच आपको पिच के इर्द गिर्द दिखाई देंगे। तो आई एम 100% श्योर कि ये जो डिसीजन मेकिंग का जो पूरा काम है, ये कोच गौतम गंभीर ही कर रहे हैं। और इसीलिए शायद आप बॉलिंग कोच को टारगेट भी नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज कोई और बॉलिंग कोच होता जो डिसीजन मेकिंग है, उस कोर ग्रुप का हिस्सा होता, कैसे खेलना है, क्या हमारी रणनीति होगी, पिच कैसे बनानी है, तो मुझे लगता है कि आप शायद उनसे भी सवाल पूछते। जब भरत अरुण कोच हुआ करते थे, उनसे आप सवाल पूछते थे, आप रवि शास्त्री के अलग उनसे सवाल पूछते थे, आप बॉलिंग कोच जो थे उनसे अलग पूछते थे। तो आई थिंक यहां पर वो एक चीज है।
अब कोच को, गौतम गंभीर को लगता है कि पिचेस हमें ऐसी चाहिए, ट्रैक टर्नर्स बनाएंगे तो हम बनाएंगे। आपने बनाई, आपने बीच में बेचारे सुजान मुखर्जी जो ईडन गार्डन्स के क्यूरेटर हैं, आपने उनको भी घसीट दिया। अब वो भी अपने बयान देते फिर रहे हैं कि भाई मेरी क्या गलती है। अब जाके कोच से पूछे, अब जाके बीसीसीआई से पूछे, मुझे तो जैसा बोला गया मैंने वैसी पिच बना दी। तो मुझे लगता है कि जो परखने की जो चीज है कि आप पिच समझते कैसे हैं या आप अपने प्लेयर्स के ऊपर कितना यकीन करते हैं, चाहे वो बॉलर हो चाहे बल्लेबाज, वो एक मेजर डिफरेंस बना इस टेस्ट मैच में। क्योंकि अगर आपको अपने बल्लेबाजी पर यकीन होता तो शायद ये चीज कुछ और होती, अगर आपको अपनी तेज गेंदबाजी पर यकीन होता तो शायद यहां से रिजल्ट कुछ और होता। और आपने बताया कि कैसे पिच क्यूरेटर, बीसीसीआई, कोच, ये सब बयान आए। इंग्लिश का एक शब्द है डेटेरियोरेट, ये शब्द इस्तेमाल किया है मोर्ने मोर्कल जो कि भारत के बॉलिंग कोच हैं, कि इतनी जल्दी पिच का बर्ताव, इतनी जल्दी ये खुरदुरी हो जाएगी, हमें अंदाजा नहीं था। यानी उनका बयान अलग है और गौतम गंभीर का बयान अलग है। और इन बयानों के चक्कर में पिस रही है टीम इंडिया, जो इस ओवर कॉन्फिडेंस में है, इस गुमान में है कि अफ्रीका ना तो उनके पास स्पिनर है पहली चीज, और ना वो स्पिन खेल पाते हैं। दोनों ही जिस गुमान में थे, जिस गलतफहमी में थे, ईडन गार्डन में सिर्फ 3 दिन में वो गुमान, वो गलतफहमी मिट्टी में मिल गई। और एल्बी मॉर्कल, अब देखिए मोर्ने मॉर्कल भी पेसर है, एल्बी मॉर्कल भी पेसर है, दोनों भाई हैं। एल्बी मॉर्कल बड़े हैं, मोर्ने मॉर्कल छोटे हैं, लेकिन एल्बी मॉर्कल के अनुभव का क्या खूब इस्तेमाल कर रही है अफ्रीका की टीम। और अगर कहते हैं ना भाई एल्बी मॉर्कल कोई ऐसे बॉलर नहीं थे जिनसे खौफ पैदा हो, मोर्ने मॉर्कल फिर भी थे। लेकिन जब रिजल्ट की बात होती है तो एल्बी मॉर्कल भारत को भारत में हरा रहे हैं और हम बयानों में उलझे हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम हारे क्यों। साइमन हार्मर, हमारे कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, इन पे भारी साबित हो गया। और जैसा कि आपने वीडियो में बताया था कि 1000 विकेट लेने वाले इस बॉलर से बच के रहना, और वही हुआ। फिर पिच को लेकर बॉलिंग कोच कुछ और कह रहा है, कोच कुछ और कह रहे हैं। ऑन अ लाइटर नोट, मुझे तो लगता है पिच को देख के ही शुभमन गिल की गर्दन में मोच आ गया होगा कि अरे बाप रे, इतनी जल्दी अब मैं कैसे खेलूंगा इस पे, या हमारे बैट्समैन कैसे खेलेंगे। गुवाहाटी में आप क्या देखते हैं, गलतियों से सबक सीखेंगे या वो टीम, वो कोचिंग मैनेजमेंट जो 3-0 से व्हाइट वॉश होने के बाद न्यूजीलैंड ने जो हराया था, अफ्रीका से नहीं सीखा तो फिर क्या ही कहें। गुवाहाटी में देखते हैं आप कि कुछ सबक लेंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गुवाहाटी में आप इस टेम्पलेट को बदलने तो नहीं ही वाले हैं। अगर आपको उससे सीख ही लेनी थी तो आपको सिर्फ न्यूजीलैंड ने 3-0 से घर पर हराया नहीं है। आप मतलब आई एम नॉट श्योर कि जो हमारी वीडियो एनालिसिस टीम है वो कितना बैठती है सीरीज से पहले अपने घर पर। आपने शब्द इस्तेमाल किया सर ओवर कॉन्फिडेंट, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सूट करता है इस टीम पर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोच गौतम गंभीर या जो ये टीम है, आपने इंग्लैंड सीरीज बहुत अच्छी खेली, शानदार प्रदर्शन था, आपने 2-2 से वहां पर ड्रॉ किया। और आपने किसके बदौलत ड्रॉ किया? अपने गेंदबाजों की बदौलत किया ना। वहां पर अगर आप बल्लेबाजी कार्ड उठाकर देखें तो यशस्वी जायसवाल के शुरू की कुछ इनिंग्स में रन है, केएल राहुल थोड़े से कंसिस्टेंट दिखे, लेकिन अगर आप शुभमन गिल का नाम हटाएंगे तो शायद आपको बल्लेबाजी में उतनी कंसिस्टेंसी नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, परफॉर्मिंग प्लेयर्स रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंट प्लेयर्स नहीं रहे। परफॉर्मिंग प्लेयर्स आपको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे सकते हैं, एक इनिंग्स में दे सकते हैं, एक पारी में दे सकते हैं, एक सेशन में दे सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको थ्रू आउट द सीरीज चाहिए। लेकिन अब जब आपको पता है कि साउथ अफ्रीका के यही 3 स्पिनर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान की मतलब खटिया खड़ी कर दी थी, परेशान किया था वहां पर, और वही तैयारी करके यहां आने वाले हैं। न्यूजीलैंड ने वो फॉर्मूला ऑलरेडी दुनिया को दिखा दिया है कि आप कैसे भारत को भारत में हराएंगे अपने स्पिन की बदौलत। मतलब मुझे याद है 2012 में, आपको सर याद होगा, जब इंग्लैंड भारत को हरा कर गई थी अपने स्पिन की बदौलत, केविन पीटरसन की बड़ी शानदार उसमें पारियां रही, आपके जो पुराने इंग्लैंड के कोच थे एस्टर कुक, उनकी बड़ी अच्छी पारियां थी, बट स्पिन बड़ा योगदान था। लेकिन उसके बाद जब विराट कोहली कप्तान बनते हैं 2 साल बाद 2014 के बाद, हमने भारतीय सरजमीन पर पेसर्स का भी कमाल देखा। आप जो उमेश यादव, शमी, ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर, आप जब इस पेस अटैक को आप देखते हो ना, इसलिए देखते हो क्योंकि आपको पिचेस वैसी मिली थी। आपको तीसरे दिन भर ईडन गार्डन्स की पिचेस घास देखने को मिलती थी उस पर। आप जब मुंबई में खेलते थे तो आपको चौथे 5वें दिन टर्न, टूटती विकेट देखने को मिलती थी। तो चीजें वहां पर पेसर्स के हक में थी।
इसीलिए विराट कोहली की वो जो टेस्ट टीम है जो विदेश में जाकर कॉन्कर करती थी, उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यह भी था कि आप न सिर्फ अपने स्पिनर्स बल्कि अपने पेसर्स पर भी यकीन दिखा रहे हैं। ये टीम वो एनालिसिस करती है नहीं करती है, आई एम नॉट श्योर। अगर आप अगर अपने वीडियो टीम के साथ बैठे होंगे, आपको पता होगा कि ये 3 स्पिनर्स हैं, इनको ऐसे खेलना है। साइमन हार्मन के पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, भले डेब्यू उनको बाद में मिला साउथ अफ्रीका की टीम के लिए, लेकिन 1000 फर्स्ट क्लास विकेट है, मतलब उस खिलाड़ी ने अपने आप को तपाया है क्रिकेट में, उसने अपनी जी जान सब दे दिया है। पाकिस्तान अभी रिसेंटली कंक्लूडेड सीरीज में उन्होंने परेशान किया, तो आप शायद उससे सबक सीख सकते थे। आप अभी घर पर 3-0 से आ रहे हैं, WTC फाइनल खेलने का सपना तो वहीं चकनाचूर हो गया था। ऑस्ट्रेलिया में तो कोई यकीन लेके नहीं जा रहा था कि आप 4-5 मैचों की टेस्ट सीरीज आप फिर से जीत जाएंगे, आप हैट्रिक लगा देंगे सीरीज की। वी वर एक्सपेक्टिंग कि ठीक है, अगर आप 3-2 से भी हारेंगे फिर भी हम फाइनल में आप घर पर 2-1 से जीत जाइए सीरीज, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो आई एम नॉट श्योर कि आप बारसापरा में जाएंगे, गुवाहाटी स्टेडियम में, तो वहां पर आप कुछ बहुत ज्यादा बदलाव करेंगे। कोच गौतम गंभीर ने साफ बोल दिया, उन्होंने तो बोल दिया कि भाई ये पिच ऐसी नहीं थी कि यहां पर बल्लेबाजी बिल्कुल नहीं हो सकती थी, मतलब ये कोच का कहना है। लेकिन जो बाकी क्रिकेट पंडित्स हैं या जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, उनका तो मानना सिंपल सा है कि इस पिच पर तो बल्लेबाजी बड़ी मुश्किल थी। और मेरा भी मतलब आई एम श्योर सबका मानना यही होगा। अगर आप बैटिंग कार्ड देखें, टेम्बा बबूमा ने वो टेम्परामेंट दिखाया है, बीट वो भी हुए हैं, परेशान वो भी हुए हैं, बट उनके पिटारे में वो शॉट्स थे, वो स्वीप लगा रहे थे। एग्जैक्टली वो सिंगल 50 है पूरे पूरे मैच में। एक बंदे ने आपने 50 लगाया है, 4 पारियां बीत गई हैं। बताइए कि बल्लेबाजी पिच थी, मुश्किल थी, नहीं थी? ये तो मतलब नो ब्रेनर है। आप किसी को भी स्कोर कार्ड दिखाएंगे, बता देगा कि अरे यार ये तो पिच में ही दिक्कत है। अब गुवाहाटी में क्या चेंजेस हो सकते हैं? मैं देख रहा हूं कि टीम इंडिया की जो बेंच है, साई सुदर्शन है, देवदत्त पड्डीकल है और आकाशदीप है। अच्छा, देवदत्त पड्डीकल और साई सुदर्शन के साथ दिक्कत क्या है? मतलब लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और साइमन हार्मर अगर ऐसे ही पिच पा गए तो लेफ्ट हैंड को तो वो मेरे ख्याल से जब उनके सामने एक ऑफ ब्रेक स्पिनर को राइट हैंड बैट्समैन नहीं खेल पा रहे तो लेफ्ट हैंड के सामने वो दिक्कत जरूर पेश करेंगे। और साउथ अफ्रीका के जो स्क्वाड है उसमें डेवाल ब्रेविस है, रबाडा है, मुत्तुस्वामी है और जुबैर हमजा है। जुबैर हमजा भारत के साथ खेल चुके हैं, बड़ा नाम था कि भाई रन मारेंगे, फर्स्ट क्लास में अच्छा करते थे, लेकिन चल नहीं पाए। तो साई सुदर्शन, देवदत्त पड्डीकल को मैं तो नहीं देख रहा हूं। आप देख रहे हैं क्या? क्योंकि आपने बताया। अच्छा, गिल के बारे में अपडेट जरा दे दीजिए दर्शकों को। गिल के लिए जो अपडेट अभी रिसेंटली निकल कर आई, उसमें बताया गया कि गिल टीम के साथ गुवाहाटी ट्रेवल करेंगे एंड ही इज 99% फिट कि वो आपको खेलते दिखाई देंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि ओडीआईज में भी गिल खेलेंगे। तो हालांकि अब जब इंजरी आई थी तो उनके वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठा था कि पीछे अगर आप 3-4 महीने देखें तो गिल के लिए बड़े भारी गए। मतलब आपने इंग्लैंड सीरीज कंक्लूड की, आपने एशिया कप खेला, आप फिर घर पर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज खेलते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई T20 सीरीज खेलते हैं। मतलब एक प्लेयर है, कैप्टन है आपकी ओडीआई टीम का, टेस्ट टीम का, और इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको थका देंगे। और ऐसी छोटी छोटी इंजरीज आगे चलकर बड़ी बनती हैं। आज आप निगल एक इग्नोर करेंगे, आप कल एक दूसरी स्पैज्म इग्नोर करेंगे, बाद में ये निगल और स्पैज्म आपकी बॉडी को थका देते हैं। तो उसके लिए एक डिबेट निकली जरूर कि वर्कलोड मैनेजमेंट सिर्फ बुमराह का नहीं, आपके अपने कप्तान का भी जरूरी है। मतलब इतना भी मत थकाइए। बट अभी फिलहाल वो फिट है और वो गुवाहाटी टेस्ट तो जरूर खेलेंगे और इन हालातों में तो जरूर खेलेंगे। खुदा न खास्ता अगर साउथ अफ्रीका अगर आपको ये सीरीज हरा कर चली जाती है, तब तो फिर मुझे लगता है कि कोच गौतम गंभीर की जगह पर भी सवाल उठ जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बल्लेबाजी लाइनअप में तो गिल को खेलना ही चाहिए वो दूसरा टेस्ट मैच। और ओडीआई तो जरूर खेलेंगे, क्योंकि वो नहीं खेले, गलती से जायसवाल को ले लिया गया और 2-3 शतक लग गए तो बड़ी फिर आलोचना होगी कि आपने पिछले मैचेस में इनको क्यों बिठाया। एक सचिन तेंदुलकर के एरा में, यानी पोस्ट 2000, पॉल वाइसमैन एक बॉलर होता था न्यूजीलैंड का, आता था भारत में, 40 ओवर फेंकता था, 200 से 250 रन देता था वो टेस्ट में। एक विकेट गलती से मिल गया तो मिल गया और मैच में रिजल्ट आते थे। टेस्ट मैच वैसे होते थे भारत में, या नागपुर में मुरली कार्तिक का टर्न, या वो अलग इशू है, वो बहुत कम होता था। आज न्यूजीलैंड वाले ही 3-0 से आपको धो देते हैं, और वो भी पार्ट टाइमर। और मैं विल यंग मेरे ख्याल से प्लेयर ऑफ द सीरीज थे। उस विल यंग को मैं टेस्ट, मतलब क्रिकेट में किसी क्रिकेटर की क्षमता पर शक नहीं करना चाहिए, पर विल यंग भारत में आके प्लेयर ऑफ द सीरीज बन जाए, बहुत हैरानी होती है। और ये आप कह रहे थे ना, रवि शास्त्री से लोग पूछते थे कि आपके खाते में क्या है। इसी तरह अगर करते रहेंगे तो रवि शास्त्री टेस्ट मैच का स्टैट ऐसे खोल के रख देंगे, बिल्कुल रख देंगे कि देखिए मेरे खाते में ये है, अब बताइए आपके खाते में क्या है। और ये तब हो रहा है जब हर चीज गौतम गंभीर ने जो मांगा बीसीसीआई ने सब दिया गया, और उसके बाद फैन मांग रहे रिजल्ट, वो नहीं मिल रहा। अच्छा, इस पूरी चर्चा में मैं एक चीज फिर क्लियर कर दूं, गौतम गंभीर की विनिंग स्पिरिट पे कोई डाउट नहीं है, पर
उनके सिलेक्शन, उनके बयान, ये डाउट क्रिएट करते हैं। अब आप देख लीजिए, मॉर्ने मॉर्कल को बॉलिंग कोच हैं, हमारी बॉलिंग लाइनअप फॉर्मेट के साथ बदल जाती है, हमें पता ही नहीं होता। हर्षित राणा, क्या मॉर्ने मॉर्कल उनको ट्रेंड कर रहे हैं? मुझे बॉलिंग कोच से ये जवाब चाहिए। तो जब चीजें इतनी उथल पुथल हैं, हमारा बॉलिंग एक जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा है हमें नहीं पता, किस फॉर्मेट में क्या है हमें नहीं पता, इतना ज्यादा प्रयोग किया गया है। और शुभमन गिल पे वाकई वर्कलोड इसको ना टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इतने मैचेस देखे हैं, लेकिन एक आम क्रिकेट फैन की तरह पहली बार किसी खिलाड़ी को, भारत के किसी खिलाड़ी को इस तरह मैदान छोड़ते हुए मैंने देखा है जैसा शुभमन गिल। इतना मत किसी पे प्रेशर डाल दो कि वो स्ट्रगल साफ साफ उनका दिखने लगे कि वो परेशान है, अब वो स्ट्रगल उनका दिख रहा है। आपको लगता है ऐसा कि अब, हालांकि जाहिर सी बात है कप्तानी दे दी है, वो डिसीजन तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन T20 एक फॉर्मेट है जिनमें उनमें कप्तानी का बोझ नहीं डाला गया, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई किसी भी वक्त सूर्या से लेके इनको दे दिया जाएगा, और T20 वर्ल्ड कप भी है। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्कलोड मैनेजमेंट की हम बात करते हैं ना, फिजिकल एक्सर्शन तो है ही, क्योंकि आप इतने फॉर्मेट्स खेल रहे हैं, आप तीनों फॉर्मेट प्लेयर हैं, आप इंडिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। वो डिबेट अलग है कि T20I में जगह बनती है नहीं बनती, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन जो फिजिकल एक्सर्शन की हम बात करें, आप 5 दिन के टेस्ट मैचेस खेलते हैं, ठीक है, वो 3 दिन में कई मरतबा या 4 दिन में कंक्लूड हो जाते हैं, बट 4 दिन आपको एक रूटीन के साथ आना, 90 ओवर जो मिनिमम खेले जाते हैं उनको खेलना, और उसके बाद फिर वो ट्रेवल करना। आप ट्रेवल को बीच में भूलिएगा मत। अब इतने बड़े देश में आप बार बार ट्रेवल करते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आते हैं, आप जेट लैग से जूझते हैं, आप 1-2 दिन इंडियन कंडीशंस में अकोमोडेट करने में, टाइमिंग्स के साथ अकोमोडेट करने में आपको मुश्किल होती है। अब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, सेम चीज होती है, उसमें अपने आप को स्विच करना T20 से टेस्ट, टेस्ट से ODI, वो स्विचिंग प्रोसेस भी बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर उतना ही वक्त आपको नेट्स में बिताना है। हमारे लिए बात करना आसान है, मैंने ये बात 30 सेकंड में बोल दी होगी, लेकिन ये जब आप स्विचिंग करने जाते हैं, आप ये जब फॉर्मेट्स बदलते हैं, गेंद बदलते हैं, और जब आप कप्तान होते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, वो भी सक्सेसर किसके? रोहित शर्मा के। विराट कोहली और रोहित शर्मा के जाने के बाद टीम बदली है। जब इस टीम के अराउंड सिर्फ और सिर्फ सवाल घूम रहे हैं, अभी कोई ग्लोरी नहीं घूम रही है, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद सिर्फ और सिर्फ सवाल है कि रोहित विराट ODI खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, टेस्ट से क्यों रिटायरमेंट ले ली गई, शुभमन गिल को क्यों इतना पुश मिल रहा है, इस टीम में इनका सिलेक्शन क्यों हो गया, इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। आप उस खिलाड़ी को मेंटली भी थका रहे हैं। हर चीज का जवाब शुभमन गिल के पास नहीं होगा। अब मोहम्मद शमी वाला एग्जांपल लीजिए आप, अब कप्तान है आप, उन्होंने साफ बोल दिया कि इसका जवाब मेरे पास नहीं, आप सेलेक्टर से पूछिए, लेकिन ये तो नो ब्रेनर है। मैं बताता हूं, और गौतम गंभीर से जब पूछा जाता है, कहते हैं मैं नहीं खिलाता, मुझे जो सिलेक्टर्स टीम देते हैं मैं उससे बना देता हूं, मैं उससे टीम बनाता हूं। किसी कोई ब्लेम खुद पे नहीं लेता, और सिलेक्टर से पूछेंगे वो कह देंगे कि हम तो परफॉर्मेंस देखते हैं, और जबकि सच ये परफॉर्मेंस देखते हैं तो सरफराज कहाँ है, मोहम्मद शमी कहाँ है। तो ये चीजें होती रहती हैं, कोई अपना ब्लेम नहीं, तो सब टोपी ट्रांसफर चल रहा है, बिल्कुल कर रहे हैं। मतलब अगर परफॉर्मेंस ही क्राइटेरिया है, उस बंदे के 3 मैच में 15 विकेट है। ईडन गार्डन्स में उस बंदे ने 2 मैचेस खेले हैं, तीसरा मैच वो अगेंस्ट त्रिपुरा खेले, उसमें कोई विकेट नहीं है, लेकिन वो ईडन गार्डन्स में 3 विकेट 4 विकेट करके 2 मैचेस में 15 विकेट है। आपको पता है आप अपना पहला टेस्ट मैच ईडन गार्डन्स में खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी मोहम्मद शमी नहीं है। खैर वो बात की बात है। हम शुभमन गिल की वर्कलोड मैनेजमेंट पर थे, तो फिजिकल एक्सर्शन तो है ही, मेंटल एक्सर्शन भी है। खिलाड़ी के पास ब्रेक नहीं, और हमें पता है कि अगर किसी खिलाड़ी के पास ब्रेक नहीं होता, फिजिकली मेंटली आप उसको एग्जॉस्ट कर देते हैं, तो एक टाइम आता है कि आप बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाते हैं। वो बर्न आउट आपकी परफॉर्मेंस को डिक्लाइन करता है। कितनी बड़े से बड़े खिलाड़ी रही, अगर आप एक बार थक गए, वो बर्न आउट आ गया करियर में, आप अपनी जो पीक होती है आप उसको छोड़ते हैं। शुभमन गिल की अगर आप परफॉर्मेंस एनालाइज करने बैठेंगे वाकई ऑन पेपर, ऑन नंबर्स, तो आप ODI में भी डिसअपॉइंटमेंट पाएंगे, सॉरी टू से दिस, और T20s में भी पाएंगे। इंग्लैंड सीरीज अमेजिंग थी, वो 750 प्लस रन टूर पर हमेशा नहीं आते, वो कमाल की परफॉर्मेंस थी। लेकिन अगर आप ODI स्टैट्स उठाकर देखिए, T20 स्टैट्स उठाकर देखिए, पिछले 10 मैचेस में आपको लिख के देता हूं, T20 में तो रन ही नहीं है और ODIs में भी रन नहीं है। ऐसे करके एक वक्त आएगा कि टेस्ट में भी वो फॉर्म जो है ना, वो लगातार नीचे जाएगी, क्योंकि आप लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लगातार आप कटघरे में डाल रहे हैं, लगातार आप मैचेस खिला रहे हैं। टाइम नहीं है उस खिलाड़ी को अपने आप को और एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए, और जब वो वक्त नहीं देंगे तो चीजें और मुश्किलें दोनों बढ़ेंगी। अच्छा ये बताइए, गुजरात टाइटंस भी इन्हीं के हवाले है ना जी, तो वो मत भूलिए 1.5 महीने, क्योंकि उसमें जो फ्रेंचाइजी का प्रेशर है वो गौतम गंभीर के प्रेशर से 10 गुना ज्यादा है। और वो भी मतलब वो प्रेशर एक तरफ रखिए आप, इंडिया के लिए 3 फॉर्मेट का प्रेशर एक तरफ, और वो IPL का 1.5 महीना वो प्रेशर वहां पर सर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इनके पास लीवियंसी है, क्योंकि वहां पर आपके पीछे जो खड़े हैं आशीष नेहरा, वो पेन पेपर लेके नारियल पानी पीते बाउंड्री पर आ जाएंगे, पेपर लेकर।
तो वो आपको एक सपोर्ट सिस्टम ज्यादा भयंकर दे देते हैं। जब पिछला सीजन खराब गया था, जब गिल की कप्तानी में पहला जब सीजन खेला था उन्होंने, नेहरा ने साफ तौर पर बोला था, एंड वो उनकी मतलब उनकी अच्छाई है और उनकी वो दिखाता है कि कैसे आप एक प्लेयर को ग्रूम करते हैं। उन्होंने साफ बोला कि देखिए अब ये कप्तानी के गुण सीख रहे हैं, इसमें हम लोगों का मेंटोर्स का रोल बढ़ जाता है कि हम इनको कैसे ग्रूम करते हैं, कैसे इन्हें हम वो फ्री हैंड देते हैं। लेकिन इंडियन टीम में तो वो फ्री हैंड भी मुझे नजर नहीं आता। अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, ट्रांजिशन फेज है। आप WTC का एकदम इंपॉर्टेंट साइकिल, इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है और आप ट्रांजिशन कर रहे हो, और कहाँ? अपने ही देश में। तो ये चीजें सवाल पैदा करती हैं, और हमें फिक्र गिल की भी है कि भाई तीनों फॉर्मेट खेलना है। ऐसा नहीं है कि कप्तानी छीनो, किसी और को बनाओ, रोहित विराट को लाओ, ये नहीं है। ये सोशल मीडिया वाली मीम्स यहाँ नहीं है। यहाँ जो हो चुका ठीक है। हम क्या चाहते हैं? भारत जीते। आप साउथ अफ्रीका से अपने घर में हार रहे हो, 3 दिन में मैच खत्म हो जा रहा है। अब जैसे वेस्ट इंडीज वाली सीरीज थी, आप वहां पर गिल को रेस्ट दे सकते थे ना। आप बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करते हैं, बुमराह क्या कर रहे थे उस टेस्ट सीरीज में? क्या वेस्ट इंडीज से भी आपको इतना बड़ा खतरा था अपने घर में? मतलब सॉरी टू से दिस, हम डिसरिस्पेक्ट नहीं चाहते कि वेस्ट इंडीज कमजोर टीम ऐसी, बट अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पर जब देखते हैं, आप जब पैरामीटर्स मैच करते हैं, तो आपको वेस्ट इंडीज बहुत नीचे दिखती है। और आप वहां ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई में बुमराह को रख सकते थे। वो जो 2-1 था, हो सकता है मामला बदल जाते। हाँ, बुमराह के होने से, बुमराह कुछ भी हो। अब जो दूसरा ओडीआई मैच था, जहां पर जो डेब्यूटेंट थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, मैं उनका नाम भूल गया, जो उन्होंने हर्षित राणा की मार लगाई, मिचोवन जो थे, अगर उनके जगह पर बुमराह, हाँ, अगर उनकी जगह पर आप सोचिए, बस रिप्लेसमेंट सपोज करिए कि अगर आप हर्षित राणा की जगह वो मिडिल ओवर्स बुमराह कर रहे होते, तो शायद वो मैच फंस गया होता, शायद वो मैच हमारे हिस्से आ गया होता। रन बॉल वाला मामला चल रहा था, टीम इंडिया के वक्त पर मैच में थी, लेकिन वो अकेले नंबर 4, 5, 6 के बल्लेबाज जो तीनों थे, उन्होंने मैच खींच ले गए अपनी तरफ। और वो जब IPL में आए थे तो पहली गेंद पे 0, तो कमाल का प्लेयर है मिचोवन। पार्टनर पिच मिल गई तो, और नंबर 7 पे आते हैं, जबकि वो ओपन करते हैं बिग बैश लीग में, और फाइनल में सेंचुरी ठोक के बिग बैश लीग चैंपियन बनाता है पहली बार अपनी टीम को। मतलब वो वहां की आरसीबी थी। अरे कमाल का प्लेयर है। और अभी तो बॉलिंग इस्तेमाल किया नहीं ऑस्ट्रेलिया ने, 4 ओवर T20 में 4 ओवर का भी बॉलर है मिचोवन। तो ये थी हमारी चर्चा कि कैसे दो भाई, एक धोनी का धुरंधर यानी LB मॉर्कल, CSK से अच्छा खासा समय दिया LB मॉर्कल ने, और हमने देखा, याद कीजिए, वो 12 पे 43 से कितने चाहिए थे, जो विराट कोहली को 30 रन 28 रन ठोके, एक LB मॉर्कल का वो भी मैच था। तो LB मॉर्कल कितनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, अच्छी का मतलब है कि रिजल्ट दे रहे हैं अफ्रीका को, और एक मोर्ने मॉर्कल है, और मेरा दावा है LB मॉर्कल भी वही काम कर रहे हैं, मोर्ने मॉर्कल भी है। आप सैलरी में जो अंतर है ना, आप 10 गुना का अंतर होगा, जो मोर्ने मॉर्कल पा रहे हैं और जो LB मॉर्कल पा रहे हैं। खैर चलिए, एक BCCI मींस बिजनेस, BCCI मींस मनी। हाँ, कुछ कह रहे थे एक चीज का डिफरेंस सर मुझे ऐसा लगता है कि और होगा। LB मॉर्कल के पास वो डिसीजन मेकिंग वाली जो एबिलिटीज हैं, या जो वो एक आप फ्री हैंड कहते हैं ना कि हाँ आप डिसीजन ले सकते हैं, वो ज्यादा होगी। मॉर्नी मॉर्कल के पास वो चीज नहीं होगी मेरे हिसाब से। आप शायद सितांशु कोटक हो गए, चाहे मॉर्नी मॉर्कल हो गए, रन डिस्काटे हो गए, इंपॉर्टेंट मैचेस से पहले आप इनको फ्रेम्स में बहुत ज्यादा नहीं देखते, या तो इनके इनपुट्स। तो क्या हमारे बॉलिंग कोच भी गौतम गंभीर हैं क्या? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। अगर पिच बनाने की बात आपका हेड कोच जाके कह रहा है, जिस पर आपके बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करनी, आपके गेंदबाजों को गेंदबाजी करनी है, इसमें मॉर्नी मॉर्कल या सितांशु कोटक का नाम, मैं बस ये जानना चाहता हूं क्यों नहीं था। बल्लेबाजी कोच वो हैं, गेंदबाजी कोच ये हैं, ठीक है, आप हेड कोच हैं, लेकिन आपके नाम के बाद ब्रैकेट में लिख दीजिए सितांशु कोटक ने भी कहा, या मॉर्नी मॉर्कल का भी ये मानना था। आज मॉर्नी मॉर्कल का बयान कुछ और आया, दादा ने कुछ और बोला, जो CAB प्रेसिडेंट, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कुछ और बोला था, सुजन मुखर्जी का बयान कुछ और आया। हर चीज सेम पेपर पे नहीं है, और अगर आप ऐसी फिशी चीजें दिखाएंगे तो स्पेकुलेशंस तो होंगी। क्रिकेट का बिग बॉस चल रहा है, आप ये समझ सकते हैं इस समय, और जल्दी अगर इस पे काबू नहीं पाया गया तो ड्रामा जो है ना, ड्रामा एलिमेंट वो और बढ़ सकता है, और सफर कौन करेगा? इंडियन क्रिकेट। बिल्कुल। तो आज की चर्चा में इतना ही। पाकिस्तान की ट्राई सीरीज शुरू हो चुकी है, जिम्बाब्वे से T20 है, उस पर भी पूरी रिपोर्ट हम आपके सामने रखेंगे, और सेटबैक होने वाला है, इंतजार करिए।